मालकेतु ने डकैतों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। डकैतों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। एक डाकू ने अपनी तलवार निकाल ली और मालकेतु की गर्दन पर रख दी। उसने मालकेतु को घूरते हुए ऊंची आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यहां क्या करने आए हो? मालकेतु उसकी तरफ देखता हुआ बोला, मैं एक सैनिक हूं, लेकिन तुम्हें यहां आने का कारण नहीं बता सकता। मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है। उस डाकू ने अपने बगल में खड़े साथी की तरफ देखा और फिर हंसते हुए मालकेतु से बोला, सैनिक हो? फिर तो तुम यहां से वापस ही नहीं जाओगे, और सरदार तुम जैसे मामूली सैनिकों से नहीं मिलते, समझे तुम? मालकेतु बोला, मामूली ही सही, लेकिन मेरे पास उनके काम की बात है। अच्छा, और वो क्या? मैं उन लोगों के बारे में जानता हूं जिन्होंने तुम्हारे पिछले ठिकाने को नष्ट कर दिया था, और उन्हीं के बारे में मुझे तुम्हारे सरदार से कुछ बात करनी है। यह सुनकर वहां उपस्थित सारे डकैत हंसने लगे। जिस डाकू ने मालकेतु के गर्दन पे तलवार रखी हुई थी, वो हंसते हुए बोला, सरदार को पता है कि हमला किसने किया था, इसलिए उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और हम यहां से तुम्हें जीवित वापस नहीं जाने दे सकते। वहां खड़े सभी डाकू एक एक कर अपना विचार देने लगे। मार डालो इसे, छोड़ना मत इसे, इसके किसी साथी ने मेरे एक भाई को मार डाला था। हमारी जन्म जन्म की दुश्मनी है सैनिकों के साथ। मार डालो इसे, पेड़ पर उल्टा लटकाकर आग लगा दो, इसकी गर्दन उड़ा दो। वहां जितने मुंह थे उतने उपाय आ रहे थे। मालकेतु उनके सामने अपनी बात रखना चाह रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मालकेतु को लगने लगा था कि शायद वो हार जाएगा। वो निराशा भरी नजरों से उन सबकी तरफ देख रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोला, मैं यहां आया था सरदार से मिलने, लेकिन लगता है यहां कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रहा है। लेकिन मैं इस तरह से हार नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सोचो सोचो मालकेतु, सोचो क्या कर सकते हो। वहीं उस डाकू ने जब अपने सभी साथियों की बातें सुनी तो उसके अंदर का गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने मालकेतु को मारने के लिए अपनी तलवार हवा में उठाई। तभी उसका एक साथी बोल पड़ा, रुको, उसकी आखिरी इच्छा तो पूछ लो। उस डाकू ने तलवार नीचे रखते हुए खिन्न स्वर में कहा, अरे तुम ही पूछ लो। एक दूसरे डाकू ने कटाक्ष करते हुए कहा, हाँ पूछ लो, विवाह हुआ है या नहीं, अन्यथा अविवाहित ही मारा जाएगा बेचारा। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। मालकेतु बोला, मुझे मार तो दोगे, लेकिन उसका क्या करोगे जो तुम सबकी मृत्यु का षड्यंत्र रच रहा है? तुम प्यादों के बारे में जानकर खुश हो रहे हो, लेकिन राजा तुम्हारे हाथों से बहुत दूर है। वो डाकू गुस्से में बोला, प्यादों तक पहुंच गए तो राजा तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम सत्य बोल रहे हो, इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण तो इस बात का भी नहीं कि मुझे मारकर तुम उस तक पहुंच जाओगे, लेकिन मैं जीवित रहा तो तुम्हें अवश्य उस तक पहुंचा सकता हूं। यह सुनकर डाकू ने अपनी तलवार उठाई और गर्दन पर चला दी, लेकिन उस डाकू की तलवार अब उसके वश से बाहर हो चुकी थी। वो मालकेतु के गर्दन पर पड़ती इससे पहले ही दूसरी तलवार उस डाकू की तलवार से टकराई और उसका वार निरस्त कर दिया। मालकेतु ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। जब उसने आंख खोली तो खुद को जीवित पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी एक कड़कती आवाज उसके कानों में पड़ी, किस षड्यंत्रकारी की बात कर रहे थे तुम? सामने डाकुओं का सरदार हाथ में मुकद्दर लिए खड़ा था। मालकेतु सरदार को देखकर खुश होता हुआ बोला, सरदार, उसी की जिसने आपके ठिकाने पर हमला करने की साजिश रची थी, ताकि आप सबको एक ही बार में मिटाया जा सके। सरदार हैरान होता हुआ बोला, साजिश? हमें मारने की साजिश? मालकेतु बोला, हां सरदार, जिन हमलावरों के बारे में आपको ज्ञात है वो तो सिर्फ प्यादे हैं सरदार, उनका राजा तो कोई और है। और आपको भी पता है कि प्यादे तो बनते गिरते रहते हैं, लेकिन तभी तक जब तक उनका राजा जिंदा रहता है। सरदार गुस्से में अपने मुकद्दर को जमीन पर मारते हुए बोला, कौन है वो? कोई राजा है, बड़ा व्यापारी है, सेनापति है,
कौन है वो? मालकेतु चाणक्य का वर्णन करता हुआ बोला, जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से एक शिक्षक, निश्चय और हौसले से एक व्यापारी और मन से एक सम्राट। नाम है उसका चाणक्य और वो तक्षशिला में एक आचार्य है। उसने संभवतः चतुरंग का खेल ना खेला हो, लेकिन राजनीति के चतुरंग में उससे बड़ा खिलाड़ी मैंने अभी तक नहीं देखा। सरदार हैरान होकर बोला, तुम मुझे उसकी सूचना देने आए हो या उसकी तारीफ करने? मालकेतु बोला, मैं अवश्य उसका शत्रु हूं, लेकिन उसकी बुद्धि का प्रेमी भी हूं। उसे ना ही कोई योजना हरा पाई, ना ही मेरे अस्त्र शस्त्र। सरदार नाम दोहराते हुए बोला, चाणक्य। तब तो इसे भेंट करनी पड़ेगी। देखते हैं मैदान पर शस्त्र की जीत होती है या शास्त्र की। जहां डकैतों के सरदार को चाणक्य से मिलने की इच्छा जाग चुकी थी, वहीं चाणक्य इन सबसे अनजान तक्षशिला में अर्थशास्त्र के सूत्रों की रचना में व्यस्त थे। अपने कक्ष में जमीन पर बैठे चाणक्य ताम्रपत्र पर अर्थशास्त्र के सूत्र लिख रहे थे कि तभी राजहंस ने उनके कक्ष में प्रवेश किया और बोला, प्रणाम आचार्य, एक सूचना है। आचार्य चाणक्य ने बिना सर ऊपर उठाए ही कहा, कहो। राजहंस बोला, आचार्य, संभवतः पब्बत, वीरसेन और गजानन मिलकर आपस में किसी नई योजना पर विचार कर रहे हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र का एक श्लोक लिखते हुए कहा, योजना किसी की गुलाम नहीं होती, लेकिन आदमी के अंदर का द्वेष उसे योजना का गुलाम बना देता है। और गुलाम मनुष्य कभी भी विचार के योग्य नहीं होता। उसकी योजना उसका कारावास होती है और उसके विचार उस कारावास के कैदी। राजहंस हैरान होकर बोला, आचार्य, आपको उनके षड्यंत्र का भय नहीं है? अगर वो सफल हो गए तो? चाणक्य ने ताम्रपत्र को समेटा और खड़े होते हुए बोले, भय हमेशा बुद्धि का विनाश करता है और ऐसी बुद्धि के रहते सफलता कभी नहीं आ सकती। इसलिए मैं भयभीत नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं शत्रु को हल्का मानता हूं। कोई और बातें हैं बताने को? राजहंस बोला, पब्बत रोज की तुलना में ज्यादा उत्तेजित दिख रहा था। ऐसा लगता है जैसे चंद्रगुप्त को हराने की बहुत जल्दी है उसे। चाणक्य मुस्कुराए और मनी मन बोले, अपने गुरु से कायरता की सारी परिभाषाएं सीख रहा है। वार सामने से ना हो तो पीठी से। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी राह है। हमारी राह तो कांटों से भरी है, फिर भी उस पर चलना होगा। चाणक्य को मंद मंद मुस्कुराता हुआ देख राजहंस बोला, आचार्य, आप खुश दिख रहे हैं। चाणक्य बोले, ये कांटों पर चलने की खुशी है। कांटा दर्द अवश्य देता है, परंतु जीवन को एक नजरिया भी प्रदान कर देता है। हमेशा खुश रहने का नजरिया, मुश्किलों का डटकर सामना करने का नजरिया। आचार्य की ज्ञान भरी बातें सुनकर राजहंस भी मुस्कुरा उठा। चाणक्य ने कुछ सोचते हुए कहा, राजहंस, तुम्हारे संदेह के और भी कोई आधार हैं? कोई प्रमाण कि वो किसे लक्ष्य बनाने वाले? राजहंस ने 2 पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोला, आचार्य, प्रमाण तो नहीं है, परंतु मैं आचार्य गजानन को इतने वर्षों से जान रहा हूं कि उनके चेहरे की खामोशी भी पढ़ सकता हूं। और इस पर वो खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी मालूम होती है। चाणक्य बोले, ठीक है, तुम जा सकते हो। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्हें नहीं पता था कि आचार्य गजानन का अगला लक्ष्य कौन होने वाला है, सूरजमल, सुकन्या या चंद्रगुप्त। वो बिस्तर पर बैठे इन्हीं ख्यालों में खो गए। उनके दिमाग में भी योजना ने विस्तार लेना आरंभ कर दिया था। जहां तक्षशिला में चाणक्य को अब गजानन के साथ साथ पब्बत पर भी नजर रखनी थी, वहीं मगध में उनके धैशी शंभुनाथ की हार के बाद अमात्य के घर पर खुशी मनाई जा रही थी। अमात्य के कक्ष में एक तरफ वो स्वयं बैठे थे और सामने
सेनापति भुजंग और वो गुप्तचर जिसने सही समय पे मिलिंद को मारकर अमात्य को विजय दिलाई थी। बीच में लकड़ी की एक गोल दरख्त पर एक पात्र में मदिरा रखी हुई थी। अमात्य ने मदिरा को एक पात्र में डालते हुए कहा, जब दुश्मन की हार उसकी आंखों से टपकती है ना, तो उसके स्वाद का नशा मदिरा भी नहीं दे सकती। गुप्तचर हंसते हुए बोला, सत्य कहा आपने महामंत्री जी। मंत्री शंभुनाथ का चेहरा देखने लायक था। अमात्य ने मदिरा का एक पात्र सेनापति भुजंग को दिया और दूसरा पात्र गुप्तचर की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो तुम भी। गुप्तचर ने हिचकिचाहट भरे स्वर में कहा, महामंत्री जी मैं। अमात्य ने जोर देते हुए कहा, अरे लो पी भी लो, आज खुशी का वक्त है, क्या पता फिर कब नसीब हो। सत्य कहा आपने महामंत्री जी, आपके साथ पीने का मौका रोज नहीं आएगा। कहते हुए उसने अमात्य के हाथ से मदिरा का पात्र लिया और एक ही घूंट में सारा पी लिया। फिर खुश होते हुए बोला, धन्यवाद महामंत्री जी, आपके साथ मदिरा सेवन का मौका देने के लिए। अमात्य मुस्कुरा दिया और सेनापति भुजंग आश्चर्य से उन्हें देखता रहा। अमात्य सेनापति भुजंग से बोले, सेनापति, शक्तार तो अब कैद से नहीं छूटने वाला, लेकिन शंभुनाथ का कुछ सोचना पड़ेगा। क्या पता वो फिर से कोई नई मुसीबत सामने ले आए। एक बार पेड़ की शाखाओं और तने को काट दिया तो उसे जड़ से उखाड़ना आसान हो जाता है। सेनापति भुजंग मदिरा का एक घूंट लेते हुए बोले, मेरी नजर शंभुनाथ पर बनी हुई है, और फिर आपके रास्ते में आने वाला आज तक कहां बच पाया है। अब शंभुनाथ का भी उपाय तो कर ही देंगे। वहीं गुप्तचर ने मदिरा के बड़े पात्र को अकेले ही खत्म कर दिया था। वो नशे में झूमने लगा था। उसने नशीली आवाज में जोर से कहा, शंभुनाथ, तुमने क्या समझा था हम तुमको नहीं हरा पाएंगे? मैंने हरा दिया शंभुनाथ, मैंने तुम्हें हरा दिया। महामंत्री जी से लड़ाई का परिणाम तुम्हें मिल गया शंभुनाथ। अब मेरे हाथ सुरक्षित रहेंगे। अमात्य और सेनापति भुजंग चुपचाप उसे देखने लगे। गुप्तचर ने फिर से घूंट पिया और बोलना शुरू किया, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश, इतना खुश कि बता नहीं सकता। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मगध के महामंत्री अमात्य के साथ मदिरा पान का मौका मिलेगा। मैं धन्य हो गया। अमात्य ने उसकी तरफ देखा और बोले, जिस क्षण मनुष्य को स्वयं का जीवन धन्य लगने लगता है, उसी क्षण से आगे का जीवन उसके लिए बोझल बन जाता है। नशे में होने के कारण गुप्तचर ना ही उनकी पूरी बात सुन पाया और ना समझ पाया। फिर अमात्य ने सेनापति भुजंग की तरफ देखकर कहा, ज्यादा नशा स्वास्थ्य और विश्वास दोनों के लिए हानिकारक होता है, और इसके स्वास्थ्य की चिंता मुझे नहीं है। सेनापति भुजंग ने अमात्य का इशारा समझ लिया। वो अपनी जगह से उठा और जब तक गुप्तचर कुछ समझ पाता, उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। अब उसका रक्त मदिरा की तरह जमीन पर बह रहा था। तभी कक्ष में एक नए आदमी ने प्रवेश किया। सेनापति भुजंग ने उसकी तरफ इशारा करते हुए अमात्य से कहा, विश्वसनीय है। अमात्य बोले, शंभुनाथ पर अपनी दृष्टि बनाए रखो, और हां, एक बात याद रखना, तुम्हारी विश्वसनीयता ही तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़े रखेगी। गुप्तचर उनके कहने का मतलब समझ गया। वहां एक कटा सर देखकर वो थोड़ा सहम गया। अमात्य ने शंभुनाथ के पीछे नया गुप्तचर लगा दिया था, लेकिन वो इस सबसे अनजान अपने कक्ष में उदास बैठे थे।
उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि मंत्री शक्तार को कैद से बाहर निकालने के और क्या उपाय हो सकते हैं। तभी मुरा ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। वो उनसे अपने रिश्तेदारों के संबंध में बात करने आई थी, लेकिन उन्हें अपने ही विचारों में डूबा देखा तो वो धीरे से बोली, मंत्री जी, आप चिंतित लग रहे हैं। मुरा की बात सुनकर शंभुनाथ अपने विचारों के दलदल से बाहर निकले और उसे देखकर बोले, तुम यहां कब आई? मुरा बोली, अभी थोड़े समय पहले। आप परेशान लग रहे हैं, क्या मैं जान सकती हूं आप किस बात से इतने व्यथित हैं? शंभुनाथ ये समझ चुके थे कि मुरा बहुत ही विश्वसनीय है, इसलिए बोले, आज मैं जीत के निकट होकर भी हार गया। मैं अपने मित्र शक्तार को निर्दोष साबित नहीं कर पाया। मुरा को अन्य दासियों द्वारा ज्ञात हो गया था कि कैसे आज राजसभा में शंभुनाथ को दंड दिया गया और मिलिंद भी मर चुका है। वो बोली, आपने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। शंभुनाथ ने उदास स्वर में कहा, लेकिन हाथ तो असफलता ही आई ना, और ऐसे में कोशिश भी झूठी लगने लगती है। मुरा बोली, छोटा मुंह बड़ी बात मंत्री जी, परंतु यह संघर्ष का समापन तो नहीं। आप इस संघर्ष में कमजोर नहीं पड़ सकते। आपके संघर्ष से मेरी भी उम्मीदें जुड़ी हैं। शंभुनाथ बोले, पता है, जब मैं बालक था तो क्षितिज पर आकाश और धरती के मिलन को होता देख सोचता था कि एक दिन मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। मैंने कई बार कोशिश भी की, दौड़ लगाई, लेकिन असफल रहा। आज भी जब असफल होता हूं तो आकाश का धरती से मिलन याद आ जाता है, जो संभव है। मुरा उन्हें समझाते हुए बोली, मंत्री जी, अब भले ही आकाश और धरती का मिलन दिखने में असफल रहे, लेकिन बार बार दौड़ लगाने पर आप ये जानने में अवश्य सफल रहे कि उनका मिलना संभव नहीं है। उसी प्रकार जब तक आप एक बार से ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे जान पाएंगे कि अमात्य को हरा पाना संभव है या असंभव? मंत्री शंभुनाथ को आभास हुआ कि उनसे ज्यादा हौसला तो मुरा के पास है, जो पुत्र वियोग में होते हुए भी अपनी पीड़ा भूलकर उनका हौसला बढ़ाने आई है। वो बोले, धन्यवाद। कुछ पल के लिए मेरा दुख ही मुझे सबसे बड़ा लग रहा था, लेकिन तुम्हारे हौसले ने मेरे भी इरादे मजबूत कर दिए। ये सुनकर मुरा मुस्कुराई। मंत्री शंभुनाथ आगे बोले, मैं मंत्री शक्तार को छुड़वाने के साथ साथ तुम्हारे पुत्र को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। पुत्र की बात सुनकर मुरा भावुक हो गई। इधर डाकुओं से मिलने के बाद मालकेतु आचार्य गजानन से मिलने तक्षशिला पहुंचा। दोनों ही एक गुप्त जगह पर मिले। मालकेतु को जिंदा देखकर आचार्य गजानन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बोले, तुम्हारे जिंदा लौट आने का अर्थ है तुम्हारी योजना पूरी हो गई। मालकेतु खुश होते हुए बोला, हाँ, योजना का पहला चरण सफल रहा। आचार्य गजानन बोले, अब तो अपनी योजना बताओ। मालकेतु ने डाकुओं से मिलने वाली सारी कहानी बताई और बोला, मैं चाहता हूं कि आप एक बार उनके सरदार से मिल लें और हमारी योजना को उन्हें अच्छे से समझा दें। उसके बाद सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। किसी को हम पर संदेह भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। आचार्य गजानन ने उसकी बात तुरंत मान ली। उनमें तो चाणक्य के प्रति आक्रोश पहले से था ही। उन्होंने मन ही मन कहा, अब देखता हूं चाणक्य बिना किसी योजना के कैसे लड़ता है। इस बार मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अपनी शर्मिंदगी का बदला अवश्य लूंगा। आचार्य गजानन से मिलने के बाद मालकेतु बड़ी सावधानी से तक्षशिला से वापस अपनी कुटिया की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि चंद्रगुप्त ने उसे देख लिया था। क्या चंद्रगुप्त मालकेतु का षड्यंत्र जान पाएगा? क्या होगा चाणक्य का अगला दाव? क्या मंत्री शंभुनाथ मुरा के पुत्र का पता लगा पाएंगे? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।